सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो आपको पता है अपनी जूनियर अकाउंटेंट टीआरई की क्लास चल रही है जिसमें हम राजस्थान के इतिहास की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, जिसमें हम चौहान वंश का इतिहास कर चुके। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। आपको पता है राजस्थान शूरवीरों की धरती है और मेवाड़ का जो इतिहास है ये बहुत बड़ा इतिहास है। इसको अपने वो 4-5 लेक्चर कम से कम लग जाएंगे कंप्लीट करने के लिए और पूरा डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपको लगता होगा कि आजकल क्वेश्चन नहीं आ रहे इतिहास में से, तो ट्रेंड कभी भी बदल सकता है दोस्तों, ठीक है। वैसे हिस्ट्री में से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं लेकिन ट्रेंड कभी भी चेंज हो सकता है। अपने को हर तरीके से पॉइंट अपना मजबूत करके चलना चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सभी एग्जाम के लिए RAS SI सभी के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और स्टार्ट करते हैं अपने मेवाड़ का इतिहास। सबसे पहले अपने वही चीज़ें जानते हैं कि उत्पत्ति कहाँ से होती है। देखो कोई भी चीज होती है अपने, कोई भी जैसे अपने देख लेते हैं कि टीवी कैसे बना, फिर अपने जानेंगे किसने बनाया। एक उत्सुकता रहती है मन में, कोई भी चीज देखते हैं तो कि ये कैसे बनी, कैसे कहाँ से आई, कहाँ से नहीं आई, अपने कैसे बने, मानव कैसे बना। तो गुहिल वंश है ना, तो गुहिल वंश मेन होता है यहाँ पे। इस वंश का नामकरण जो प्रतापी शासक गुहिल के नाम से होता है मेनली, और बाद में ये गहलोत कहलाया जो गुहिल था, ठीक है। और जो गुहिल वंश है इसमें भी अलग शाखाएं, बहुत सारी शाखाएं निकली और लगभग 24 शाखाएं मान सकते हैं। कुछ ने कहा कि 24 शाखाएं निकली और इसमें जो आगे मेन चल के जो जाएगी, मेन अपने पढ़ेंगे वो राणा शाखा होगी, ठीक है। आज अपने गुहिल शाखा तक पूरा करेंगे। उत्पत्ति के मत की बात करें तो जो अबुल फजल है ना, ये तो ऐसे कहता है कि ईरान के बादशाह नौशेरवा वंश के उत्पन्न से है, ठीक है। तो ये तो अपने हिसाब से कहेंगे, कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। फिर कर्नल टोड क्या कहता है, ये कहता है कि मेवाड़ गोहिलों का ये वल्लभी के शासक वंश से बताता है, मतलब वल्लभी से संबंधित बताता है कर्नल टोड गोहिलों को। जबकि DR जो भंडारकर हैं, कौन, DR भंडारकर की बात करें तो ये ना अभिलेख जो प्राप्त हुआ था आहड़ से, उसके अनुसार ये ब्राह्मण बताते हैं इनको, और गोहिल का आनंदपुर से आना बताया गया है। और इस मत को कुंभलगढ़ प्रशस्ति और एकलिंग महात्म्य भी मानते हैं, तो ये दोनों इस मत का समर्थन करते हैं, ठीक है। अब अपने बात करेंगे गुहिल वंश का। देखो कोई भी वंश होता है ना, उसका मूल पुरुष आपसे पूछा जाता है, तो इसका मूल पुरुष गुहिल ही था। और नैणसी व कर्नल टोड है ना, ये गुहिल वंश की 24 शाखाओं, कितनी टोटल 24 शाखाओं का यहाँ पे उल्लेख करते हैं, तो ये ध्यान रखना है। 24 शाखाओं का उल्लेख किया जाता है नैणसी और कर्नल टोड ने। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा की बात करें तो ये गोहिलों को 566 ईस्वी के लगभग अपना शासन स्थापित किया, ये ऐसा मानते हैं। तो हीराचंद ओझा मानते हैं कि इन्होंने 566 ईस्वी के आसपास अपना शासन स्थापित किया। अब अपनी बात करेंगे नेक्स्ट किसकी, मेन जो है बप्पा रावल की। यहाँ से स्टार्ट होती है कहानी। इसका शासनकाल दोस्तों माना जाता है 734 से 753 ईस्वी तक इसका शासनकाल माना जाता है। अगर मैं कुंभलगढ़ शिलालेख की बात करूं जो कि 1460 ईस्वी के समय का है, ये बप्पा रावल को क्या बताता है, विप्र बताता है। इसी के आधार पर क्या है कि DR भंडारकर इन्हें ब्राह्मण मानते हैं, इसी आधार पे, इसके आधार पे जो ये कुंभलगढ़ शिलालेख है, इसी आधार पे। अब रसिया की जो छत्री लेख आता है चित्तौड़ का, जो कि 1264 ईस्वी का है, और रणकपुर प्रशस्ति आती है जो 1439 ईस्वी की है। इसमें बप्पा को क्या आगे गोहिल का पिता बनाया गया है, जो कि सही नहीं है, ये मत सही नहीं मानता कोई भी। और बप्पा ने ना एक हिंदुआ सूरज की उपाधि धारण की थी, इस कारण जो भी इसके आगे के शासक हैं अपने को हिंदुआ सूरज ही मानते हैं। तो ये ध्यान रखना है, हिंदुआ सूरज की उपाधि किसने धारण की, बप्पा रावल ने धारण की। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ये याद रखना है आपको। फिर अपने बात करेंगे नैणसी और कर्नल टोड का मत क्या है। बप्पा रावल को हरित ऋषि के आशीर्वाद से राज्य प्राप्ति, मतलब एक हरित ऋषि होते थे, मानना है जो हरित ऋषि थे ना, तो ऐसा कहते हैं कि बप्पा रावल उनकी गाय चराते थे हरित ऋषि की, तो उन्हीं के आशीर्वाद से है ना इनको ये राज्य की प्राप्ति होती है, और ऐसा मानते हैं मत है इनका। और फिर राज प्रशस्ति की अगर हम बात करें, किसकी, राज प्रशस्ति आती है जो कि सबसे बड़ी प्रशस्ति है, 22 राजसमंद झील के किनारे हमने देखा था। और इसमें बताया गया है कि बप्पा रावल ने चित्तौड़ के मानमोरी को ना हराया था और राज्य ये हासिल किया था, और राजधानी थी इसकी नागदा, जो वर्तमान में कहाँ पे है, MP में है नागदा।
ठीक है, राजधानी नागदा थी। और मानमोरी को हराकर चित्तौड़ हासिल किया था राज प्रशस्ति की अगर हम बात करें तो सबके अलग अलग मत हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, इनमें क्या है कि जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगी ना वो मैं आपको बताता चलूंगा। बाकी अपने नेक्स्ट जो क्लास होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब नागदा में बप्पा की जो समाधि है वहां पे उसे बप्पा रावल का मंदिर भी कहा जाता है, ये नागदा में है। और निर्माण कार्य की बात करें तो इनके द्वारा कैलाशपुरी में एकलिंग जी जो कि लकुलीस मंदिर के नाम से जाना जाता है, तो इनके द्वारा निर्माण करवाया जाता है बप्पा रावल के द्वारा। तो ये याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट। और गुहील वंश के इस देवता आपसे पूछ ले कौन है, तो एकलिंग जी है, ये एकलिंग नाथ जी के दीवान भी कहलाते हैं। अब अपनी बात करेंगे नेक्स्ट, बप्पा के समय का एक सोने का सिक्का भी मिला है जो कि कितना 115 ग्रेन का है। तो सोने का सिक्का भी मिला 115 ग्रेन का। और जो गौरी शंकर हीराचंद ओझा है ना, वो बप्पा को है ना ऐसे कहते हैं कि ये बप्पा उपाधि है एक, इसका असली नाम तो काल भोज था, ये ऐसे मानते हैं कि ये बप्पा उपाधि। सबके अलग अलग मत है, उस टाइम इतनी डिटेल में था नहीं डाटा किसी के पास। और जो वीर विनोद है ना जो लिखी श्यामल दास ने, ये साथ में याद करते चलना कि वीर विनोद किसने लिखी, श्यामल दास ने। ये भी एग्जाम में आती है, फिर इकट्ठे पढ़ोगे तो कंफ्यूज होगा। तो इसके अनुसार क्या है कि बप्पा राजा का नाम नहीं, एक खिताब है। ये कहता है कि बप्पा एक खिताब है। तो सबके अलग अलग मत हैं, ठीक है, इनमें अपने लड़ाई नहीं कर सकते। अब आठपुर जो प्रशस्ति है 977 ईस्वी की, इसके अनुसार जो वंशधर है इसके आगे मतलब भोज आ जाता है, फिर महेंद्र आ जाता है, फिर नाग आ जाता है, ठीक है। ये इसके आगे मतलब उत्तराधिकारी आ जाते हैं। तो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन जो महेंद्र था ये भीलों से पराजित हो गया, ठीक है। नाग था, नाग के बाद शिलादित्य आता है। शिलादित्य क्या होता है कि भीलों को परास्त कर वापिस अपनी पैतृक भूमि हासिल करता है। ये याद नहीं रखने आपको, ठीक है, तो याद रखने में बता दूंगा मैं। फिर से अपराजित आता है, फिर काल हो जाता है, फिर कुमाण प्रथम आता है। फिर नेक्स्ट मैं बात करूँ तो मतट आता है, फिर भरत भट्ट आता है, फिर कुमाण द्वितीय आता है, फिर जो ये एक आता है महायक। इसके शासनकाल में मेवाड़ का दक्षिण पश्चिम हिस्सा में नागदा ही रह गया, बाकी सब मतलब ये हार गया, मतलब ये कमजोर शासक सिद्ध हुआ वहां पे। अब जो चित्तौड़ का जो परमार व प्रतिहार है, ये परमार ऐसे लिख दिया मैंने, इसको ऐसे लिख लेना परमार और प्रतिहार शासकों ने अधिकार कर लिया था चित्तौड़ पर लगभग। और खुमान जो तृतीय आता है ना, ये मेवाड़ की शक्ति को वापस स्थापित करता है। इसके कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार बात करें तो इसने अंग और दक्षिण कलिंग, सौराष्ट्र, तेलंग, द्रविड़ गोड़ों को का भी विजेता बताती है, ठीक है। इनसे भी इन्होंने विजय हासिल की ऐसा बताती है जो दक्षिण के शासक थे उन पे भी। फिर खुमान तृतीय की बात करें तो इसका शासनकाल 877 से 926 ईस्वी के समय आता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला इसका जो उत्तराधिकारी आता है, ये इसका उत्तराधिकारी है। अब जो इसका उत्तराधिकारी आता है ना दोस्तों, ये राष्ट्रकूट की राजकुमारी से विवाह करता है। फिर आता है अल्लट। अब अल्लट के बारे में आपको क्या है, कुछ चीजें याद रखनी है, जो चीजें मैं याद रखने बताता चलूंगा। ये राष्ट्रकूटों की सहायता से परमारों को परास्त करता है, ठीक है। और विवाह करता है किसके, हूण राजकुमारी आती है, हरिया देवी से विवाह करता है। और आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करता है। एक वराह मंदिर का निर्माण अजमेर में कराया था अन्ना जी ने, ठीक है, वो अलग है, ये आहड़ की बात कर रहा हूं मैं। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, थोड़ा सा प्रोसेसिंग यहाँ पे चल रही है, थोड़ा वेट करना होगा आपको। मेन जो इतिहास शुरू होगा वो रावल आपके जेत्र सिंह से शुरू होगा, लेकिन उससे पहले अपने को वहां तक पहुंचना जरूरी होता है कि अपने पहुंचे कैसे वहां पे, ठीक है। आहट से प्राप्त लेख में जो मुख्यमंत्री, संधि, विग्रहिक, अक्षपटलिक, वंदीपति, ठीक है, विश्वगतिराज, ये सारे क्या है कि यहाँ पे प्रशासनिक इसके पद आते हैं। प्रशासनिक पद हैं ये सारे, क्या है, प्रशासनिक पद। इनका वर्णन मिलता है कि ये अलग अलग काम करते थे, जैसे वर्तमान में अपने गवर्नमेंट में अलग अलग पद हैं वैसे। अब इसके समय आहड़ की ख्याति भी व्यापारिक कस्बे के रूप में हो गई थी। और अल्लट के बाद इसका उत्तराधिकारी आता है नरवाहन। इसके बाद मेवाड़ की शक्ति का हास हुआ नरवाहन के। नरवाहन एक प्रतापी शासक था, ठीक है, ये प्रतापी शासक था। इसके बाद कमी शुरू होगी और शक्ति कुमार के शासनकाल में परमार जो मुंज है आहड़ को नष्ट कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है शक्ति कुमार के शासनकाल के समय। अब मेवाड़ शासक आता है एक अंबा प्रसाद, ये भी चौहान राजा वाकपति राज से परास्त हो जाता है। इसके बाद सूचीवर्म आता है, ठीक है, नरवर्म आता है, कीर्तिवर्म आता है, योगराज आता है, ठीक है, पेरंट आता है, हंसपाल आता है, वेरी सिंह आता है, विजय सिंह आता है, हरि सिंह आता है, चोड़ सिंह आता है, ये अपनी चोड़ में ही रहता है, विक्रम सिंह आता है, ठीक है, ये सारे आते हैं।
अब इसके बाद जो मेन आता है ना वो आता है रण सिंह 1158 ईस्वी। इससे क्या है कि रावल और राणा शाखाएं अलग अलग निकली। ठीक है, एक तो रावल शाखा और राणा शाखा। 1303 ईस्वी तक मेवाड़ पर रावल शाखा का आधिपत्य था। सबको पता है कि 1303 ईस्वी में जो युद्ध होता है, अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे आक्रमण करता है, तो यहाँ पे रतन सिंह हार जाते हैं। तो रावल शाखा का अंतिम शासक कौन है? रतन सिंह। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि रावल शाखा का अंतिम शासक कौन आता है? तो रतन सिंह। फिर मैं बात करूं, देखो इसके दो उत्तराधिकारी होते हैं, क्षेत्र सिंह, सामंत सिंह। जो सामंत सिंह होता है ना, 1174 ईस्वी में गुजरात के शासक अजयपाल से काफी भूभाग प्राप्त करता है। और पृथ्वीराज चौहान द्वितीय जो आते हैं अजमेर के शासक, उसकी बहन है पृथ्वीबाई, उनसे ये इसका विवाह होता है सामंत सिंह का। ठीक है, ये विवाह संबंध में। फिर बाद में जो इसकी जो घटना होती है ना, अगर हम बात करें तो बाद में क्या है कि कित्तू ने सामंत सिंह को मेवाड़ से यहाँ पे निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वीराज चौहान द्वितीय का दुश्मन था। तो इस कारण है ना सामंत सिंह को ये भारी पड़ गया थोड़ा इनसे विवाह करना। ठीक है, फिर बाद में वो बागड़ में जाकर नए राज्य की स्थापना भी करता है 1178 ईस्वी में। फिर सावंत सिंह का भाई आता है एक मंथन सिंह, वो कित्तू को परास्त कर मेवाड़ पर पुनः अधिकार करता है। सावंत सिंह का भाई आता है एक कौन? मंथन सिंह। ठीक है, ये अधिकार करता है, कित्तू को परास्त करता है। किसको? कित्तू को परास्त कर मेवाड़ पर पुनः अधिकार करता है, पुनः अधिकार करता है। ठीक है, फिर मंथन सिंह के बाद इसका उत्तराधिकारी आता है पदम सिंह। पदम सिंह के बाद आता है आपके रावल जेतर सिंह। यहाँ से स्टार्ट है मेन आपके, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जेतर सिंह 1213 से 1250 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। मेवाड़ की जो प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करता है, बहुत ही प्रतापी शासक होता है। ये परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाता है, चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाता है, ध्यान रखना। अब युद्ध होता है एक भूताला का। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि भूताला का युद्ध कब हुआ? 1227 ईस्वी में हुआ। किसके साथ हुआ? ये गुलाम वंश है का होता है, इल्तुतमिश इसके साथ होता है। और इस युद्ध में जेतर सिंह की जीत होती है, वॉन। ठीक है, इसका वर्णन आपको जय सिंह सूरी के ग्रंथ है अमीर मतमर्दन में मिल जाएगा। लिखा तो ये 1540 के आसपास गया था, लेकिन इसमें इसका वर्णन मिल जाएगा आपको। और चिरवा का एक शिलालेख है, इसके अनुसार जेतर सिंह इतना शक्तिशाली था कि उसे ना तो मारवाड़, न गुजरात, न मालवा, न जांगल, न दिल्ली की शासक उसे पराजित कर सके। और 1248 ईस्वी में, ये इंपॉर्टेंट है, 1248 ईस्वी में एक युद्ध आता है जिसमें सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद को भी की सेना को भी ये परास्त करता है जेतर सिंह। तो जेतर सिंह बहुत ही प्रतापी शासक था। आहड़ को चालुक्यों से मुक्त करवाता है, वागड़, कोटड़ा आदि स्थानों को अपने साम्राज्य में शामिल करता है। इसके दो है ना शक्तिशाली सैन्य अधिकारी थे। तो ये पूछा जा सकता है कि मदन और बालाक किसके समय के सैन्य अधिकारी थे या मुख्य सेनापति थे? मदन और बालाक। तो ये दोनों ध्यान रखना, ये भी बहुत मदद करते हैं इसकी राज्य विस्तार में। फिर बात करें जेतर सिंह का उत्तराधिकारी कौन आता है? अब आता है इसका उत्तराधिकारी तेज सिंह। तेज सिंह का शासनकाल दोस्तों यहाँ पे 1250 से 73 ईस्वी तक यहाँ पे रहता है। और इसकी पत्नी आती है जेतल देवी। अब ये इंपॉर्टेंट है, जेतल देवी क्या करती है कि चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाती है। तो ये पूछा जाता है चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो तेज सिंह की पत्नी आती है जेतल देवी, ना कि जेतर सिंह की पत्नी। तो कंफ्यूज मत होना, तेज सिंह की पत्नी जेतल देवी। इसके शासनकाल में क्या कि 1260 ईस्वी में आहड़ में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा गया, कमल चंद्र है ना ताड़पत्र पर एक प्रथम चित्रित ग्रंथ मेवाड़ का ताड़पत्र पर चित्र करते हैं, जिसका नाम आता है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ठीक है, ये इसका नाम है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कि आपके होता है किसमें? संस्कृत भाषा में। ठीक है, ध्यान रखना, संस्कृत भाषा में होता है। तेज सिंह का उत्तराधिकारी की बात करूं तो समर सिंह आता है। अब समर सिंह के बाद समय ऐसी क्या घटना होती है जिसका खामियाजा रतन सिंह को भुगतना पड़ता है? समर सिंह के समय इसका एक मंत्री आता है दोस्तों, क्या इसकी घटना है ना अपने वहां भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो जो चित्तौड़ है ना मेन गुजरात जाने का रास्ता था दिल्ली से, अब इसका मंत्री आता है एक निम्बा। यहां से क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना जारी होती है। अब इसके समय क्या होता है कि यहाँ से जो सेना जारी है तो उसको जाना था गुजरात, तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की सेना से है ना ये टैक्स वसूलता है। इसके मंत्री होते हैं उल्लुख खान, नुसरत खान से टैक्स वसूलता है। और
फिर वो जाते समय जालोर से जाते हैं, वो मैंने उसमें बताया था। फिर वहां से वो उनसे वापस छीन लेते हैं मूर्ति वगैरह, तब वहां पे अलाउद्दीन खिलजी की लड़ाई हो जाती है उनके साथ। ठीक है, तो ये कहानी थी। मेन तो ये रीजन है। एक और रीजन भी यहाँ पे मुख्यतः बताया जाता है। वो क्या रीजन है? वो जो ये दूसरा रीजन है ना दोस्तों, ये बताता है मलिक मोहम्मद जायसी। ये कहता है कि जो रानी पद्मिनी है उनको प्राप्त करना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि सही नहीं माना जाता पूरे तरीके से। सबके अलग अलग यहाँ पे मत आ जाते हैं। तो रतन सिंह का शासनकाल 1302 से 1303 ईस्वी के समय तक का यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे जो युद्ध होता है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने कब किया? 1303 ईस्वी में किया। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी, यहाँ पे इसके जो सेनापति थे वो कौन थे? गोरा बादल। बहुत ही अच्छे तरीके से लड़े और ये भी वीर गति को यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी जो मेन इनकी पद्धति होती है ना, धोखाधड़ी पद्धति होती है युद्ध करके जीतने की। और फिर अंत में क्या है कि जो रावल रतन सिंह है ये हिम्मत से लड़ते हैं अपनी और केसरिया करते हैं। ठीक है, और रानी पद्मिनी क्या है कि ये 1600 छत्राणियों के साथ अग्नि जोहर करती है। तो अब क्या है, केसरिया हो रहा है और जोहर हो रहा है, तो मतलब अब यहाँ पे क्या हो रहा है? चित्तौड़ का पहला साका हो रहा है 26 अगस्त 1303 ईस्वी में। इतना याद रखना, चित्तौड़ का पहला 1300 साका कब हुआ? 1303 ईस्वी में पहला साका हुआ। एक अमीर खुसरो है ना, ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ आता है युद्ध में और खजाइन उल फतवा की रचना करता है। और ये खिलजी के साथ जो चित्तौड़ का आक्रमण है ये आंखों देखा वर्णन करता है, ये ऐसे बताते हैं। बाकी देखो जो वर्णन है वो अपने पक्ष में ही करेगा, उसका राजा है, नहीं तो वो उसको भी सल्टा देगा। अब चित्तौड़ का नाम, अब मेन जो इंपॉर्टेंट क्या है कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किया। ठीक है, ये हरकतें तभी से स्टार्ट थी इनकी। तो अलाउद्दीन खिलजी है, अब ये चित्तौड़गढ़ है ना अपने बेटे को सौंप देता है। इसका पुत्र आता है खिज्जर खां। ठीक है, इसको प्रशासक नियुक्त कर देता है। अब ये क्या, इसे संभलता नहीं है, बोर हो जाता है यहाँ पे। फिर ये आगे जिम्मेदारी देता है मूछला मालदेव को। मूछला मालदेव कौन है? जो अपने कान्नड़ देव पड़ते हैं ना जालोर के, उसका भाई है ये। ठीक है, जो कान्नड़ देव है जालोर के, उसका भाई है ये मूछला मालदेव। अब मूछला मालदेव आगे इसको सौंप देता है जिम्मेदारी किसको? जेता को, जय सिंह जेता को। अब इधर से गया कि जो सिसोदा शाखा निकली थी, ठीक है, दूसरी, उसके जो मेन शासक आता है लक्ष्मण सिंह आता है। फिर उसका आगे पुत्र आता है हरि सिंह। हरि सिंह का पुत्र आता है हमीर सिसोदिया। अब ये राणा शाखा का प्रथम यही है जो अपने पढ़ेंगे, जिसने इसको हराकर चित्तौड़गढ़ पर पुनः अधिकार यहाँ पे कर लेता है हमीर सिसोदिया। इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक आपकी जो रावल शाखा है ना वो कंप्लीट हो जाती है और मेवाड़ का इतिहास का पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अभी तो ये आगे चलेगा 3-4 पार्ट में। ठीक है, डिटेल से पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास। और अगर आपको दोस्तों हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको सभी क्लास यहाँ पे मिलेगी जूनियर अकाउंटेंट से संबंधित, जल्दी चालू होने वाले कंप्यूटर की, अकाउंट्स की सभी। तो आप डिस्कवर राजस्थान को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।